Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 24th of January 2025 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. सबसे पहले चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था यूसीसी के रिगार्डिंग में और ऐसा कोई ईयर नहीं है जिस ईयर में यूसीसी के रिगार्डिंग किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हो। बेसिक कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा यहां से बनता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि विच स्टेट इन इंडिया इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अडॉप्ट करने जा रहा है। तो सबसे पहला आपका बनने जा रहा है उत्तराखंड, बिकॉज गोवा में तो ऑलरेडी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो ऑलरेडी है, जो कि पोर्तुगीज के टाइम का वहां पे पहले से ही इंप्लीमेंटेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोहिबिट। अब जब यूसीसी उत्तराखंड में इंप्लीमेंट किया जाएगा तो इसमें क्या क्या चीजें बेसिकली प्रोहिबिटेड होंगी, बैन होंगी या जिन पर रोक लगा दी जाएगी। तो क्या ओनली चाइल्ड मैरिज पर रोक लगेगी? नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पर ओनली वर्ड होता है वो ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। ऑल पर्सनल लॉज? नहीं, सारे के सारे पर्सनल लॉज को इसमें प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा, कुछ पर्सनल लॉज को रखा जाएगा। नेक्स्ट है लिव इन रिलेशनशिप्स? नो, अभी इस पर भी आएंगे हम, देखते हैं अभी और इस पर क्वेश्चंस हैं। तो क्या क्या बैन होने जा रहा है? एक तो है आपका पॉलीगैमी, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको एक से ज्यादा शादी करने अलाउ नहीं होगा। निकाह हलाला, इसको पूरी तरह से इलीगल और बंद कर दिया जाएगा, निकाह हलाला नहीं होगा। कल हमने इसको समझाया भी था, जिन लोगों ने जो आज कल का सेशन जिन्होंने नहीं देखा है तो वो कल वाले सेशन को एक बार देख लें, तो निकाह हलाला आपका क्लियर हो जाएगा। चाइल्ड मैरिज पूरी तरह से बंद हो जाएगी। एक्स्ट्रा जुडिशियल जो डाइवोर्सेस है, मींस जिसमें जुडिशरी का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, मन मर्जी से तलाक जो दे देते हैं, वो सब भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये क्वेश्चन है व्हाट इज द लीगल एज फॉर मैरिज अंडर उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मैन एंड वुमेन। इन दोनों के लिए क्या एज जो है रहने के लिए जा रही है जो कि लीगल एज होगी। तो इसके लिए इनका बड़ा सिंपल सा सिस्टम होगा, वही 21 फॉर मैन एंड 18 फॉर वुमेन। इसको अब जो है कंपलसरी कर दिया जाएगा या इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा इस एज को। मींस अगर किसी धर्म में कम एज की लड़की लड़का उनकी मैरिज अलाउ है, वो इंप्लीमेंट नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या मैं कहूं कि लॉज के अकॉर्डिंग जो एज डिसाइड होगी उसको जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसको रिकॉग्नाइज किया गया है? अभी हम देख रहे थे कि बैन प्रोहिबिशन किस पर रहने वाला है, अब हम बात कर रहे हैं कि किसको रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्सेप्ट किसको किया गया है। और इसमें एक्सेप्टेशन क्या सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट किया गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई है इसमें। नेक्स्ट लिव इन रिलेशनशिप्स एज क्वासी मैरिज। यस, अब जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको कल भी मैंने डिस्कस किया था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको क्वासी मैरिज का जो एक स्टेटस है वो प्रोवाइड हो जाएगा। क्या रिलीजियस बेस्ड डाइवोर्सेस को? नो। क्या पॉलीगामी को? नो। तो केवल इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, बाकी इनमें से किसी को भी रिकॉग्निशन नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात करता है, जो आर्टिकल कहता है कि द स्टेट शैल एक्ट टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल ओवर द कंट्री, और उसके लिए हमारा आर्टिकल है 44। तो आर्टिकल 44 ये कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, सारी कम्युनिटी के लिए पूरे देश में। अच्छा, अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 किसके रिगार्डिंग में है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आता है। आर्टिकल 51A ये तो आप सबको पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता है तो इट्स अ वेरी
डिफिकल्ट सिचुएशन, आपकी बेसिक बहुत वीक है, इसका पता करो कि ये क्या है। दूसरा है फिर आर्टिकल 32, ये किसके रिगार्डिंग में, ये 3 आर्टिकल्स हैं, इनको पता कर लो, नोट कर लो, और एक तो ये आपका लर्न हो ही गया। तो आज आप जो है एक ही बार में आपके 4 आर्टिकल एटलीस्ट लर्न हो जाने चाहिए कि भाई 4 आर्टिकल किसके रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स लीगल सिस्टम फॉलोज द पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867। उस समय का जो पोर्तुगीज सिविल कोड है उसको कौन सा स्टेट आज भी फॉलो करता है? कोई और नहीं, ये गोवा है, बिकॉज गोवा पर ही पोर्तुगीज जो थे उन्होंने रूल किया था, और गोवा एक ऐसा स्टेट भी था जो बाद में बना, और उनको पोर्तुगीज के कब्जे से इंडिया ने बाद में लिया। तो 1961-62 में आकर के ये इंडिया का पार्ट बना। और आप सबको पता होना चाहिए कि गोवा एक ऐसा स्टेट था, ऐसी टेरिटरी थी जिसको अमेरिका ये कहता था कि इंडिया का पार्ट नहीं है, ये पोर्तुगीज का पार्ट है, ये पोर्तुगीज की टेरिटरी है ना। कहाँ पोर्तुगाल और कहाँ यहाँ इंडिया। What is the primary goal of implementing a uniform civil code in India? क्या इसका प्राइमरी गोल है? तो प्राइमरी गोल टू एबोलिश ऑल पर्सनल लॉज, नहीं, ऐसा इसका कोई गोल नहीं है। टू क्रिएट रिलीजियस स्पेसिफिक लॉज, रिलीजन स्पेसिफिक लॉज, नो, ऐसा भी कोई गोल नहीं है। टू गिव गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर फैमिली मैटर्स, नो, इसका ये भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टैब्लिश वन लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स कवरिंग पर्सनल मैटर्स लाइक मैरिज एंड इनहेरिटेंस। तो यूसीसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि मींस ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया, सारे सिटीजन्स के लिए एक लॉ हो, ठीक है, रिलीजन वगैरह के बेसिस पर कोई लॉ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following is true about the status of UCC in India? UCC के स्टेटस की अगर हम बात करें तो क्या इसका स्टेटस जो है उसके बारे में क्या करेक्ट है? It is mandatory for all states? No, ये मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज ये पार्ट है DPSPs का, ठीक है, DPSPs का पार्ट है ये, और DPSPs कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, वो एक डायरेक्शन है बस, ठीक है, कि भाई ये स्टेट इस पे काम करेगा। सो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हाँ, ये एक डायरेक्शन है स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये अच्छा रहेगा हमारे कंट्री के लिए। इट इज एनफोर्स्ड थ्रू द फंडामेंटल राइट्स, नो, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है ना, वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल है, कि आप अगर उसका वायलेशन होता है, ठीक है, स्टेट अगर उस पर काम नहीं करता है, स्टेट उन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप आर्टिकल 32 के थ्रू, और एक आप जा सकते हैं आर्टिकल 226 के थ्रू, कहाँ पे, हाई कोर्ट में, अपने स्टेट के हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। आपको लोअर कोर्ट से ऊपर तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32, और 226 के थ्रू आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में। सो ये हमारे पास में अधिकार है, लेकिन डीपीएसपीज के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते इस तरह से, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। इट हैज ऑलरेडी बीन फुली इंप्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया, नहीं, इंडिया में अभी इसका कोई इंप्लीमेंटेशन फुली नहीं हुआ है। उत्तराखंड एक स्टेट ऐसा बनने जा रहा है जो इसको कंप्लीटली एनफोर्स करेगा। अब हम चलते हैं आज के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है जिसका नाम है व्हिप, ठीक है, ये रहा, ये व्हिप, WHIP। यहां से कई बार क्वेश्चंस आए हैं कि ये व्हिप क्या होती है। हुआ क्या है कि इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है धनखड़ साहब, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया रेलेवेंसी किसकी, पार्टी की व्हिप पर, कि भाई जो पार्टी व्हिप अपनी इश्यू करती है उसका आज की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसका बहुत ज्यादा कोई रेलेवेंस नहीं है। मींस जो इतने सालों से चली आ रही है पार्टी व्हिप, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अब हमको सबसे पहले समझना होगा कि किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ये जो व्हिप है वो क्या होती है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। व्हिप की अगर मैं बात करूं तो देखो, पार्लियामेंट में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं,
और मीटिंग्स में बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, वोटिंग होती है बहुत सारे बिल्स पर। अच्छा, सपोज करो कोई ए पार्टी है, कोई बी पार्टी है, कोई सी पार्टी है ना, और अभी मान लो किसी एक्स नाम के बिल पर वोटिंग होने जा रही है कल। तो ए पार्टी की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि ए पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो एमएलए या एमपीज, वो जो है जहां से भी जिस स्टेट की बात हो रही है या पार्लियामेंट की बात हो रही हो, ए पार्टी की लीडरशिप का कहना है कि आप एक्स बिल के फेवर में, यस, एक्स बिल के फेवर में वोट करेंगे आप। वहीं पर बी पार्टी की व्हिप कहती है कि आप नो के फेवर में वोट करेंगे। वहीं सी पार्टी की वोट जो है व्हिप, उसकी हाई लीडरशिप कहती है कि आप भी नो में जो है वोट करेंगे। तो जो एक पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, उसकी लीडरशिप अपने मेंबर्स को ये कहती है कि आपको उस पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर मैटर पर, उस पर्टिकुलर बिल पर वोट देना है, तो वो यस में देना है या नो में देना है, या उस दिन सदन को बाइकआउट करना है। ठीक है, बॉयकॉट करना है। तो इट मींस व्हिप क्या है? पार्टी हाई कमान जो एक आदेश देती है अपने सारे के सारे मेंबर्स को कि आपको किसी बिल पर, किसी टॉपिक पर, किसी इश्यू पर किस मींस उसके फेवर में जाना है या उसके अगेंस्ट में जाना है। इसी को हम व्हिप कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट आपका व्हिप का। अब हम चलते हैं बेसिक से अदर पॉइंट के बारे में कि व्हिप क्या था, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, अपॉइंटमेंट कहां से होता है? ईच पॉलिटिकल पार्टी डेजिग्नेट्स अ चीफ व्हिप। वो बताती है कि भाई ये सारे ऑर्डर, व्हिप वाले ऑर्डर कौन सा लीडर इश्यू करेगा। टिपिकली अ सीनियर लॉ मेकर, एक सीनियर जो है कोई एमपी एमएलए होता है और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है व्हिप को इश्यू करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में व्हिप के लिए कहीं भी कोई स्पेशल कोई प्रोविजन नहीं है। ये तो पार्टीज का अपना एक सिस्टम है। क्या व्हिप के कोई टाइप भी होते हैं? हाँ, व्हिप के कुछ टाइप्स भी होते हैं। वन लाइन व्हिप, वन लाइन व्हिप क्या कहती है? इट नोटिफाइज मेंबर्स ऑफ एन इंपॉर्टेंट वोट। ये बात कहती है, क्या कहती है कि मेंबर्स के बारे में कहती है कि भाई आपको इस पर वोट करना है नहीं करना है, बट अलाउज देम टू द ऑप्शन टू abstain if they disagree with the party stance। जैसे सपोज करो कि अभी एक बिल चल रहा है वक्फ वाला, है ना, अगर उसके वक्फ की जो प्रॉपर्टीज इश्यूज हैं उस पर बिल पर वोट होनी है, सपोज करो कल वोटिंग होनी है, और पार्टी ने कह दिया कि देखो भाई आपको एटलीस्ट वहां पे रहना है जब इस पर डिस्कशन होगा। हाँ, आप चाहो तो आप वहां से चले जाना जब वोट का टाइम आए। तो व्हिप में क्या क्या बोल दिया कि आपको एटलीस्ट वहां पर रहना है उस दिन। हाँ, चाहो तो आप वोट डालने के टाइम पे वहां से चले जाना, एब्सटेन कर लेना। वन लाइन व्हिप हो गई। टू लाइन व्हिप क्या कहती है? रिक्वायर्स मेंबर्स टू बी प्रेजेंट फॉर द वोट। मतलब वोट जिस समय पर होगी उस समय आपको प्रेजेंट रहना है। दो इट डज नॉट मैंडेट अ स्पेसिफिक वोट इन लाइन विद द पार्टीज पोजीशन। बोला भैया पहले वाला तो क्या था कि वोट का टाइम आया चले जाना, बाहर चले जाना, लेकिन उस दिन रहना। अच्छा, पार्टी की जो टू लाइन व्हिप है वो ये कहती है आपको वोट के टाइम पर वहां रहना है, जब वोटिंग होगी उस समय आपको पक्का वहां पे रहना है। लेकिन हम आपके लिए ये नहीं कह रहे कि आप इसके फेवर में या अगेंस्ट में आपको वोट करना नहीं, आप बस वोटिंग के टाइम पे वहां रहना, आप चाहो जिसके फेवर में वोट कर देना। नेक्स्ट, थ्री लाइन व्हिप, ये सबसे हार्ड होती है और ये सबसे मींस ये ऐसे समझो कि माननी ही पड़ती है। कैसे कि द मोस्ट स्ट्रिंजेंट इसको कहा जाता है, रिक्वायरिंग बोथ अटेंडेंस तो आपकी होनी ही चाहिए, साथ ही एडहेरेंस टू द पार्टीज वोट। पार्टी ने कहा कि इस बिल पर, इस इश्यू पर आपको वोट फेवर में करना है तो फेवर में करना पड़ेगा। उसने कहा पार्टी हाईकमान ने कि आपको इस बिल के अगेंस्ट में वोट करना है तो आपको उसके अगेंस्ट में ही वोट करना पड़ेगा। तो ये होती है
3 लाइन व्हिप सबसे स्ट्रिंजेंट होती है, with non-compliance potentially leading to disqualification under the anti-defection law। अगर ऐसे मैटर में किसी एमएलए एमपी ने व्हिप के ऑर्डर को नहीं माना तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं उस सदन से, उस हाउस से, है ना, किसके अंदर, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ को भी किसी दिन समझाएंगे। बेसिक सा ये बात है कि अगर कोई मेंबर, मान लो सपोर्ट करो कि वो बीजेपी के टिकट पर उसने इलेक्शन जीत लिया, अब वो बाद में जाकर के कांग्रेस की भाषा बोलने लगे, ठीक है, या कांग्रेस के लिए वोट करना स्टार्ट कर दे, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो व्हिप है वो एक्टिवेट हो जाएगी और उस एमपी को, कोई एमपी जो होगा उसको बीजेपी के कहने पर, उस पार्टी के कहने पर उस सदन से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। मींस उसको उस हाउस की सदस्यता भी, उसकी मेंबरशिप भी खत्म हो सकती है। अगर वो एमपी है तो एमपी नहीं रहेगा, एमएलए है तो एमएलए नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें सिस्टम होता है जब भी हम व्हिप की बात करते हैं। तो फिर है फंक्शंस एंड पावर्स। भाई अब इसका क्या यूज क्या है, हम क्यों लोगों को इंडिपेंडेंटली वोट नहीं करने दे रहे। हाँ, इसका इंश्योर अटेंडेंस। पहली बात, इंडिया की अगर हम बात करें तो ज्यादातर हमें ऐसे बहुत सारे एमएलए एमपी मिल जाएंगे जो ये सोचते हैं कि एक बार इलेक्शन जीत गए, अब बढ़िया पैसा आ रहा है, हाउस में जाकर के क्या करेंगे, अब तो बस ठेकेदारी, पैसा वसूली, करप्शन, ब्राइब, बस इसमें से पैसा कमाते हैं, तो वो हाउस में जाना ही नहीं चाहते। आपने देखा होगा बहुत सारे एमएलए एमपी ऐसे पकड़े गए कि जो वहीं पर सोते रहते हैं, ऐसे भी पकड़े गए कि जो हाउस में बैठ करके और उसमें मोबाइल में पॉर्न वगैरह देखते हुए पकड़े गए, इंडिया में ही एमएलए एमपी। तो ये व्हिप अगर है और किसी इंपॉर्टेंट इशू पर डिस्कशन होना है तो भैया इनको फिर वो मानना पड़ेगा, एटलीस्ट सदन में ये आएंगे। अदरवाइज इंडिया के लीडर्स की अगर हम बात करें तो वो तो ये चाहते हैं कि बस घर पे सोते रहें और कहीं विदेश में जाकर के पार्टी करें, मौज मस्ती करें और उनको हाउस में आना ही ना पड़े। तो इस व्हिप की वजह से उनकी अटेंडेंस कंपलसरी हो जाती है। पार्टी डिसिप्लिन, फिर तो पार्टी में डिसिप्लिन भी आ जाता है। पता चला कि कांग्रेस पार्टी में मान लो किसी एक टॉपिक पर 4 एमपी कुछ कह रहे हैं, 4 एमपी कुछ कह रहे हैं, 4 ने जो है समर्थन में, जो है फेवर में वोट किया, 10 ने उसके अगेंस्ट में वोट कर दिया, तो पार्टी में डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो व्हिप से डिसिप्लिन बनता है। स्ट्रेंथन डिसीजन मेकिंग, अब उससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग भी मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी पार्टीज एक इशू पर और एक स्वर में बात करती हैं। अदरवाइज ऐसा होने लग गया कि सारी पार्टीज के जो लीडर्स हैं सब अपने अपने मन से चलना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग बहुत टफ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग। इससे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास में भी एक रिकॉर्ड रहता है कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे टिकट पर इलेक्ट होकर के आए और हमारी बातों को नहीं माना या माना। ठीक है, तो उसका एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा फिर, या नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टी देख लेगी कि इसको टिकट देना है या नहीं देना है। प्रिवेंट्स फ्रेगमेंटेशन, अगर व्हिप न होती तो क्या हो सकता है, पार्टीज ही डिवाइड हो सकती है, गवर्नमेंट भी फ्रेगमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट भी गिर सकती है। कैसे? सपोज करो कोई ऐसा इशू आ गया, मान लो एनआरसी वाला आ गया, सीएए वाला आ गया, तो अदर पार्टी क्या कर सकती है, बोले ऐसा करना भाई, बीजेपी, मान लो कांग्रेस के जो है लीडर चले गए बीजेपी वालों के पास में और बोला सारे के सारे एमपीज को हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की गवर्नमेंट ये जो बिल लेके आ रही है आपको इसके अगेंस्ट में वोट करना है। क्या होगा फिर, क्या वो बिल पास होगा? नहीं होगा। तो ये जो चीजें होती हैं, फ्रेगमेंटेशन जिसके थ्रू हो सकता है, वो भी रुक जाता है व्हिप की वजह से। ठीक है, तो ये तो थे इसके बहुत सारे पॉजिटिव जो इम्पैक्ट थे वो थे। अच्छा, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं व्हिप के। वो क्या है कि कोई पर्सन एमपी बना अपने देश की पॉपुलेशन के लिए, अपने एरिया की पॉपुलेशन के लिए, अब अगर वो अपने इंडिपेंडेंट ब्रेन को, अपनी आइडियोलॉजी को
अगर उसको नहीं मीन्स जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनेगा और हमेशा केवल पॉलिटिकल पार्टी की जो हाई कमान है उसी के इशारों पर नाचेगा, तो अपने ब्रेन का, अपनी डिसीजन मेकिंग का तो वो यूज नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअल में जो जगदीप धनखड़ साहब जो कह रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भाई व्हिप का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा कोई यूज नहीं है और ये ठीक नहीं है। तो एक बात यहाँ हमको भी ठीक लगती है कि क्योंकि पार्टी के प्रेशर की वजह से बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल एमएलए एमपी होते हैं जो किसी सब्जेक्ट पर अपनी बात रखना चाहते हैं क्लियरली, उसके अगेंस्ट में या फेवर में, लेकिन व्हिप की वजह से वो अपने ब्रेन का यूज नहीं कर पाते। क्यों? ऊपर से जो आदेश आ गया, बोला यस तो यस और नो तो नो। तो भैया फिर आप किसी लिए इलेक्ट होकर के गए हो? आप केवल वहां पे जाकर के एक रोबोट की तरह यस और नो करने के लिए गए हो? नहीं। तो व्हिप का फिर वहां पे जो है दुरुपयोग होता है, उसका मिसयूज होता है। अब हम चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक आया है आपके काफी मीन्स जो है यूज का है, जो है नॉर्मल लाइफ में, रियल लाइफ में भी और एग्जाम्स वगैरह में भी। ये है कि एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। अब इंडिया की मार्केट में, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट हैज विटनेस्ड द वाइडस्प्रेड इंटीग्रेशन ऑफ ADAS फीचर्स इन 4-व्हीलर व्हीकल्स में। इसका यूज काफी बढ़ गया है, सिग्निफिकेंटली एनहांसिंग कार सेफ्टी, और इससे जो कार सेफ्टी है, जो व्हीकल की सेफ्टी है, वो काफी इंप्रूव हुई है। क्या है ये? सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि भाई ये क्या है जिसकी वजह से जो व्हीकल्स हैं उनमें जो है सेफ्टी काफी इंप्रूव हो गई। क्या है ये? ADS की फुल फॉर्म है एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, कि ड्राइवर्स को ये असिस्ट करता है। ये एक टेक्नोलॉजी है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज डिजाइन्ड टू इंप्रूव ड्राइवर सेफ्टी, एनहांस कन्वीनियंस एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। एक तो ड्राइवर की सेफ्टी उससे इंक्रीज हो जाएगी, और प्लस उसमें जो पैसेंजर बैठे होंगे नो डाउट उनकी भी सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगी। एनहांस कन्वीनियंस, भैया बड़ी आसानी से आप लंबी लंबी दूरी पर अपनी ड्राइविंग को कर सकते हो। फिर मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट की जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। होता कैसे, काम कैसे करता है? इट इंटीग्रेट्स सेंसर्स, सेंसर्स होते हैं इसमें बहुत सारे, कैमराज हो सकते हैं, प्रोसेसर्स हो सकते हैं, वो रियल टाइम डेटा को उसी ड्राइविंग के समय ही कैलकुलेट करके ड्राइवर को कुछ सिग्नल देते हैं, कुछ मैसेज देते हैं, इसको प्रॉम्प्ट करते हैं कि भैया ये काम। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, ड्राइवर 2-3 रात से सोया नहीं है, बहुत कम कम जो है सोया था, अब अचानक से उसको नींद आना स्टार्ट हो गई। तो भाई नींद अगर उसको आ रही है तो वो तो फिर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होना तो पक्का है। तो अब उस कार में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सोते हुए ड्राइवर को बता दे कि भाई नींद आ रही है तेरे को, या फिर गाड़ी को वो कहीं साइड में लगा दे वो टेक्नोलॉजी, और उसको रोक दे कार को जैसे ही ड्राइवर को नींद आए। ठीक है, तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी, इसी को कहते हैं हम ADAS, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। कैसे ये काम करता है देख लेते हैं। एक तो काम करता है ये सेंसर्स और कैमरास के थ्रू। ठीक है, उसमें बहुत सारे रडार, लिडार, सोनार, ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है जो कि 360 डिग्री कैमरा के साथ में उसको अटैच कर देते हैं, और व्हीकल की पूरी चारों तरफ जो सराउंडिंग होती है उसको वो डिटेक्ट करता रहता है कि हमारे व्हीकल के आसपास में क्या है। जैसे आप सपोज करो ड्राइविंग कर रहे हैं, है ना, और आप ड्राइविंग कर रहे हैं, यहाँ पर साथ में जो रेलिंग वगैरह बनी होती है रोड की, आपकी कार बात बिल्कुल इसके पास पहुंच गई, आपको नींद आ रही है, तो ये जो ADAS है वो बता देगा कि भाई आपकी कार ज्यादा इधर के पास जा रही है, टकरा जाएगी, मान जाओ, सुधर जाओ। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग, जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा डेटा प्रोसेस करता रहता है साथ की साथ में। कैसे, कैसे स्पीड में आपकी कार चल रही है, कैसा रोड है ना, साथ में कैसे ज्यादा टर्न तो नहीं है, गाड़ी का वेट कितना है, किस स्पीड में चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है ना, कितना टाइम हो गया गाड़ी को चलते चलते, टायर प्रेशर कम तो नहीं है, इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ज्यादा ओवरहीट तो नहीं हो रहा। ऐसी बहुत सारी चीजों के डाटा प्रोसेस। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, इसमें ऐसी मैकेनिज्म होती है जो डेटा ADS कैन इनिशिएट एक्शंस, कि अपनी खुद की मैकेनिज्म के बेसिस पर ये कुछ एक्शंस ले सकता है। कौन? ADAS। और ड्राइवर के लिए क्या कर सकता है, वो एक्सीडेंट से रिलेटेड या उससे रिलेटेड बहुत सारी वार्निंग दे सकता है। की फीचर्स,
अब जो अभी मैंने आपको बताया कि ये कैसे काम करता है, उसको हम और डिटेल में समझ लेते हैं फटाफट से। कोलिजन इंटरवेंशन सिस्टम, जैसे ही कुछ लगेगा उस सिस्टम को, जो एआई इनेबल्ड सिस्टम होगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, होने वाला है, तुरंत वो उसको वार्निंग दे देगा, डिटेक्टिंग ऑब्स्टेकल्स कि बहुत आगे ड्राइवर चला जा रहा है, दिख ही नहीं रहा के साथ सामने बहुत बड़े बड़े ब्रेकर हैं, या सामने कार चल रही है, ट्रक चल रहा है, आप उससे बिल्कुल 2 फीट की दूरी पर चला रहे हो, है ना, वो डिटेक्ट करके बता देगा भाई ये मत करो। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ड्राइवर को नींद आ गई या नींद की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा, वो जो ड्राइवर ने एक्शन नहीं लिया, ड्राइवर को लगा कि हम वहां से निकल जाएंगे या गाड़ी हमारी रुक जाएगी, एक्शन नहीं ले पाया किसी भी वजह से, या पीछे फोन पे ही बात कर रहा था और अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि ब्रेक लगाना पड़ा, ब्रेक लगाने की रिक्वायरमेंट थी, तो ड्राइवर तो फोन में बिजी था, तो ये क्या करेगा, एडीएएस ब्रेक लगा लेगा खुद से। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, हो गया ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट एंड अवॉइडेंस। ये सबसे बड़ा कारण होता है एक्सीडेंट का पूरे वर्ल्ड में। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, आपकी कार इधर से इधर आ रही है, ठीक है, तो जब आप यहां पर होंगे तो आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि इधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, क्यों, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, ये जो टर्न है, इसके आपको पता ही नहीं चलेगा कि उधर से कोई गाड़ी आ रही है, और वो आएगी सीधी आप में ठुक जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये जो एडीएएस सिस्टम है, ये क्या करेगा, आपको बता देगा कि भाई सामने ब्लाइंड स्पॉट है, रोक लो, साइड में कर लो, अपनी गाड़ी को ऐसे करके आराम से लेकर के चलो, तो ये सब कुछ बता देगा ये जो एडीएएस है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, आपने कई जगह पर ऐसे जो है मिरर लगे हुए देखे होंगे, तो जैसे मैं अगर बात करूं, ये मेन रोड है और आप यहां से इसमें एंटर कर रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो अब यहां पर क्या है, यहां पर दीवार बनी हुई है, वॉल है, पहले से इधर भी वॉल है, ठीक है, तो आपको तो नहीं पता कि इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से नहीं आ रही है, और ना इनको पता कि भाई अचानक से यहां से कोई गाड़ी इस रोड पे आ जाएगी और ये बस बहुत तगड़ा वाला एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे मिरर लगे होते हैं, मान लो ये इधर जा रहा है तो उसको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, और इस मिरर में ये देख लेगा कि भाई इधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, इसमें देख लेगा इधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो ये ऐसा सिस्टम हमको कार के अंदर ही अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एरियाज में, मैं कहूँ कि 95% केसेस में ये वाले जो मिरर होते हैं, ऑब्जेक्टिव मिरर, ये है ही नहीं। तो हमारी जो कार के अंदर जो एडीएस होगा, ये काफी हद तक हमको हेल्प करेगा। दूसरा, इंडिया में सबसे बड़ी बेवकूफी कहाँ होती है कि इंडिया में लोग जो लेन ड्राइविंग है ना, वो करते ही नहीं है। ऑटो वालों को देखोगे कई बार हाईवे पर वो बीच में चलाते हैं उस ऑटो को, ना इधर होते हैं ना इधर होते हैं। कई बार मैंने देखा है कि वो ऑटो वाले, कार वाले, उनको पता ही नहीं है कि लेन ड्राइविंग का मतलब इस लेन पे चलाना है या बीच में चलाना है। वो क्या करते हैं, ऐसे चलाते हैं, उस लेन के ऊपर चलाते हैं, उस लेन को बीच में ले लेते हैं, जबकि जरूरत क्या है, इस लेन के बीच में ड्राइव करने की। अब जो एडीएएस है वो क्या करेगा, वो ये करेगा, जैसे ही आपकी कार इस लेन पे आएगी, इस लेन पे आएगी, या आप लेन चेंज करोगे, वो आपको वार्निंग दे देगा कि बार बार लेन चेंज मत करो, ठीक है, अपनी ही लेन में ड्राइव करो। अब लेन ड्राइविंग इज सेफ ड्राइविंग, बहुत बार ये कहा जाता है, आपने कई जगह देखा भी होगा, तो इसमें भी ये जो एडीएएस है वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं इंडिया में, मैं कहूँ ज्यादातर केसेस में, जिनको ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं, जो साइंस है, वो पता ही नहीं होते और बस वो गाड़ी चला रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, ड्राइवर का ध्यान किसी केबल रोड पर था, उसका ध्यान नहीं गया, मान लो वो जा रहे थे साइड से ऐसे, उसने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर कोई साइन है या यहाँ पर ट्रैफिक का कोई साइन है, ध्यान नहीं गया उसका, और वो सीधा आगे चला गया, या वहां से उसको यू टर्न लेना था या ऐसा कुछ भी, या यू टर्न लेना अलाउ नहीं था। तो ये जो एडीएस सिस्टम है, ये क्या करेगा, ये ड्राइवर को बता देगा कि देखो ये साइन है और इस पर ये एक्शन आपको लेना है, ठीक है, ये काम करेगा। उसका एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो रोड पर चलते होंगे, लेकिन हो सकता है उनको बेसिक रूल्स बिल्कुल ना पता हो। राइट हैंड कर्व, अगर रोड में ऐसे कर्व है तो बता देगा कि भाई रोड आगे एकदम तेजी से मुड़ रहा है राइट की तरफ। लेफ्ट हैंड कर्व, रोड एकदम लेफ्ट से टर्न हो जाएगा रोड,
है ना, और आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं तो आपकी बाइक सीधी जाकर के कहीं टकरा जाए। राइट हैंड पिन बैंड, राइट में ऐसे करके बैंड हो रखा है रोड, या लेफ्ट हैंड पिन बैंड हो गया, या नैरो ब्रिज हो गया कि आगे चल करके नैरो ब्रिज आने वाला है ना, या गैप इन मीडिएशन, बीच में जो गैप है, जो रेलिंग वगैरह लगी होती है, या फिर आपको कौन राइट रिवर्स बैंड, रोड में इस तरीके का कोई बैंड है, या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, लोग पैदल यहाँ से क्रॉस करेंगे, या बच्चे हैं यहाँ पर, स्कूल वगैरह है ना, यहाँ पर मैन एट वर्क, यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, या राउंड अबाउट कि रोड में भाई ऐसे करके आपको राउंड अबाउट लेना है। ऐसे बहुत सारे जो रोड के साइंस हैं उन सबको ये डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करके ड्राइवर को बता देगा कि आप ये वाला एक्शन ले लो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। और भी कई सारे साइन हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज होती है ड्राइवर की ड्राउजीनेस, ड्राइवर को नींद आ रही होती है और वो एक्टिव नहीं दिख रहा होता है, तो ऐसे केस में एडीएएस क्या करेगा, जैसे कि ये देखो आप ड्राइव कर रहे हो, आपको नींद आना स्टार्ट हो गई, तो कोई जगाने वाला तो है नहीं। हम तो कई बार जो साथ में होते हैं ड्राइवर वगैरह जो होता है, हम तो उस पर नजर रखते हैं ये सो तो नहीं रहा कहीं, है ना। तो अब भाई आपको, आप भी सो जाओ, ड्राइवर भी सो जाए, लेकिन जो एडीएस सिस्टम है वो जगा करके आपको कह देगा कि सो मत, या तो साइड में गाड़ी खड़ी कर लो जो है और नींद ले लो, फिर आगे बढ़ना है। तो ऐसे उसके फेस को देख करके कैमरा पहचान लेगा कि सो रहा है कि जाग रहा है, या इसको बार बार झपकी तो नहीं आ रही, ये सब कैमरा बता देगा, उनका सिस्टम बता देगा। तो ये है एडीएएस। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और क्या होता है देखो, इसमें देखो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या होगा, आप चल रहे हैं, साइड में बहुत सारा ट्रैफिक है, बता देगा कि साइड से बचा के चलो, है ना। दूसरा, एक जो बहुत बड़ा इश्यू होता है वो क्या होता है, जैसे कि ये कार इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, लोग क्या होते हैं कार को बिल्कुल ही पास ले आते हैं, जबकि एडीएस क्या कहेगा, इससे कम से कम कह देगा कि भाई 50 मीटर की दूरी पर रखो कार को, क्योंकि इसने अगर ब्रेक लगा दी अचानक से तो आप इसी में जाकर के सीधे के सीधे एक्सीडेंट होना है। एडीएस क्या करेगा, आपको एक निश्चित डिस्टेंस और सॉरी स्पीड के अकॉर्डिंग उस डिस्टेंस को मेंटेन करके रखेगा कि अगर इसने ब्रेक लगाई अचानक से तो हमारी गाड़ी रुकेगी या नहीं रुकेगी, वो सब कैलकुलेट करके क्रूज कंट्रोल अपने आप कंट्रोल कर लेगा, उसके ज्यादा पास कार को जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम इसमें हो रहा है। नेक्स्ट है पार्किंग असिस्टेंस, ये सब आपने देखा ही होगा कि पीछे अगर गाड़ी पार्क हो रही होती है तो बता देता है भाई पीछे कुछ आ तो नहीं गया, कोई कार तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, या कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो वो सब असिस्ट कर देता है। लेवल्स ऑफ ईडीएस, इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं कि कोई ऑटोमेशन नहीं है, थोड़ा और एक्स्ट्रा है, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, हाई ऑटोमेशन है और फुल ऑटोमेशन है, मींस कार खुद से ड्राइव हो जाएगी, ड्राइवरलेस कार। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास में लेवल 2 तक के ही एडीएस इंडियन कार्स में है, उससे ज्यादा अभी इंडिया में नहीं आया है। ठीक है, एडवांटेजेस वो सब हमने अभी देखी थी कि क्या क्या उसकी एडवांटेजेस है, फ्यूल एफिशिएंसी हो गया, ट्रैफिक साइन हो गए, अनप्रेडिक्टेबल हजार्ड अगर कुछ होने वाला है, वेदर, लाइटिंग, उन सबको। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि अगर इंडिया में ड्राइवरलेस कार आप लेकर के आओ, एआई लगाओ, अब ये रोड पर जो बैठे रहते हैं, है ना, उसको हमारी जो एआई है, एडीएस है, उसको कैसे डील करेगा। क्यों, आप कई बार कितने भी हॉर्न बजा लो वो उठते ही नहीं है वहां से। तो उस एआई को, उस टेस्ला की कार को ये नहीं पता कि इनको हटाने के लिए हट हट ये करना पड़ेगा, तो वो कार तो नहीं कर पाएगी और ना वो एआई कर पाएगी। तो इंडियन रीजन्स में इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए आज के लिए गाइस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में और कुछ एमसीक्यूज के साथ में। सो बाय बाय, टेक केयर।